आज का आपका टॉपिक है ज्यामिति। ज्यामिति और ज्यामिति को आप क्या बोलते हो? जियोमेट्री। ठीक है, ज्यामिति या फिर आप इसको बोल सकते हो जियोमेट्री। तो हम आपको देखो यहाँ पर रीड का लेवल है, तो मतलब रीड के लेवल में हम नॉर्मली शुरू से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपका बिंदु, एक नाम आता है बिंदु। तो बिंदु क्या होता है? बिंदु वो होता है जिसकी न तो कोई लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ही उसकी ऊंचाई होती है, न ही उसका कोई भाग होता है। मतलब ये आपका क्या है? एक बिंदु। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब होता है जिसकी लंबाई सीमित होती है। मतलब कोई रेखा, मतलब जैसे कोई लंबी रेखा है, उसका एक छोटा सा खंड जिसकी लंबाई क्या होती है? सीमित। जैसे ये वाला देखो, ये आपका क्या है? रेखाखंड। अब बात ये हुई कि रेखाखंड तो आ गया, लेकिन ये किसका खंड होता है? तो बेटा ये होता है रेखा का। और रेखा का मतलब क्या होता है? वो कि जिसको हम दोनों तरफ से कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। ये रेखा अनंत तक हो सकती है। इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, तो इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेखा आएगी। इसके बाद में एक है हमारे किरण। किरण वो होती है जिसका एक बिंदु, मतलब एक तरफ का जो बिंदु होता है वो तो एकदम वहीं पर फिक्स होता है, जबकि हम दूसरे सिरे को कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। तो ये होती है किरण। इसके बाद में यदि कहीं पर नाम लिखा हुआ है चाप, तो याद रखना चाप का मतलब ये होता है अगर कोई चाप लगाया गया है तो उस पर आपको ऐसा सा चिन्ह मिलेगा। ये चाप का होता है। एक चिन्ह ये होता है जिसको हम बोलते हैं, ये चिन्ह किसका होता है? कोण का। इसके बाद में यदि कहीं पर ये वाला मिल जाए, इसका मतलब होता है समांतर। क्या होता है? समांतर। तो ये तो थी हमारी नॉर्मल बात। अब जो हमारी टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, हाँ इसमें कुछ एक बातें और हैं। एक तो आपकी आती है आसन भुजा, एक तो आती है आसन भुजा, एक सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, आसन भुजा और सम्मुख भुजा में अंतर क्या होता है? इनमें अंतर ये होता है कि आसन भुजा में जो बिंदु होता है ना, या फिर मतलब आप ये बोल सकते हो जिन दो भुजाओं का शीर्ष, जिन दो भुजाओं का शीर्ष शीर्ष उभयनिष्ठ हो, शीर्ष क्या हो? उभयनिष्ठ हो। या सम्मुख भुजा में ये बोल सकते हो कि सम्मुख भुजा कि शीर्ष किसी उभयनिष्ठ भुजा से जुड़े हुए हो। उभयनिष्ठ भुजा से जुड़े हो। आसन भुजा शीर्ष उभयनिष्ठ हो। जैसे मान लो ये कोई बिंदु है, यहाँ पर दो भुजाएं आ गई, मान लो कि दो रेखाएं ये आ गई, दो रेखाखंड ये आपकी यहाँ पर आ गई, तो ये दोनों कौन सी भुजाएं होंगी? आपकी आसन भुजा। सम्मुख भुजा का मतलब होता है, जैसे आपने ये वाली आकृति तो सबने पढ़ी होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। और चतुर्भुज में देख लो ये सम्मुख भुजाएं होती है, ये इसके सम्मुख होती है, ये इसके सम्मुख होती है। क्यों? क्योंकि देखो इनके जो शीर्ष है, ये शीर्ष ये उभयनिष्ठ भुजा से जुड़े हुए होते हैं। उभयनिष्ठ मतलब एक ही भुजा से। ठीक है ना? तो ये तो बात होगी आसन भुजा और सम्मुख भुजा। अब हमारे जो मोस्टली टॉपिक स्टार्ट होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज। देखो ये आकृति होती है त्रिभुज की, और आप इसको क्या बोलते हो? त्रिभुज। तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि त्रिभुज में तीन तो भुजाएं होती हैं। इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तो इसमें तीन ही तो भुजा होती है और तीन ही कोण होते हैं। तीन भुजाएं कौन कौन सी आपकी? ये तो ये तो आपकी तीन भुजाएं हो गई, ये आपके तीन कोण हो जाएंगे। और एक बात और याद रखनी है कि तीनों कोणों का योग,
तीनों कोणों का योग वो होता है 180 डिग्री। कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और त्रिभुज को कोण और भुजा के आधार पर जो विभाजित किया गया, सबसे पहले यदि हम देखना चाहें कि भुजा के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, तो भुजा के आधार पर मतलब भुजा की लंबाई दे दी जाए उस पर, और एक आपको दे दी जाए कोणों के आधार पर, कोणों पे मान दे दिया जाए तो देखो भुजा के आधार पर आपके तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है समबाहु त्रिभुज। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद में एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर तो ये तीन होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर सबसे पहला जो होता है वो होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद में दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज में ये याद रखना है कि इसमें एक कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। इसमें ये याद रखना है कि इसमें जो एक कोण है, तीनों नहीं, सिर्फ एक कोण क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तो ये तीन होते हैं, भुजा के आधार पर तो समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। कोणों के आधार पर ही होते हैं न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण का मतलब तो ये होगा कि जिसमें तीनों कोण क्या होंगे 90 से छोटे। समकोण में ये हो गया एक कोण 90 डिग्री का होगा। अधिक कोण में ये हो गया कि एक कोण क्या होगा 90 से बड़ा। तो ये बात हो गई आपके त्रिभुज की, जो आपके सिलेबस में है सिर्फ उतना है। इसके बाद में आपने इसमें देखो नए नए नाम आए, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। ये सब होते क्या, तो सबसे पहले जैसे न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। ये तो क्या होता है 90 डिग्री से छोटा। इसके बाद में दूसरा आता है समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री के कोण को ही क्या कहते हैं समकोण। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं समकोण। आपको ज़्यादा डीपली याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं समकोण। और जहाँ पर समकोण त्रिभुज आता है वहाँ पर देखो ये आपका समकोण त्रिभुज होता है कि जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है 90 का। तो इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय भी लगती है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को तो हमेशा कहा जाएगा कर्ण। और ये इनमें आप यदि मान लो इसको बोल सकते हो लंब या इसको बोल सकते हो आधार, तो एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है जिसमें जो ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और ये पाइथागोरस प्रमेय हमारे समकोण त्रिभुज में किसी भी भुजा का मान निकालने के काम आएगी। जैसे मान लो इन दो का दे रखा है तो आप इनमें से किसी तीसरी का निकाल सकते हो। इसके बाद में समकोण के बाद में अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा व 180 डिग्री से छोटा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ये तो नॉर्मली हम पढ़ते हैं न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। इसके बाद में जो हमारा मोस्टली आता है अधिक कोण के बाद में आपने एक पढ़ा होगा सरल कोण, और सरल कोण को दूसरा नाम दिया जाता है ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण क्या होता है
कि सरल कोण या ऋजु कोण का मतलब होता है कि 180 डिग्री के कोण को, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, कोण को क्या कहेंगे, सरल कोण। हो गया याद। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वृत्त कोण, और वृत्त कोण का मतलब होता है 180 डिग्री से तो बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा, वह 360 डिग्री से छोटा। 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो ये आपका होता है वृत्त कोण। और इसके बाद में आपका लास्ट आता है पूर्ण कोण, और पूर्ण कोण का मतलब आप समझ गए होंगे कितने डिग्री कोण है, 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, पूर्ण कोण। तो ये आपके न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल या ऋजु बोल सकते हो इसको, वृत्त, और एक पूर्ण कोण। इसके बाद में दो नाम आते हैं, एक तो पूरक कोण, एक संपूरक कोण। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो देखो, एक तो आपका होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण। और इस पूरक कोण की, जैसे इस पूरक कोण को कोटि पूरक भी बोला जा सकता है, या इसको हम अनुपूरक भी बोल सकते हैं, और इसको संपूरक या परिपूरक ये नाम आ सकते हैं। तो आप ध्यान में रखना कि पूरक कोण इसको हम कोटिपूरक या अनुपूरक कोण बोल सकते हैं, और इसको संपूरक कोण को संपूरक कोण या परिपूरक भी बोल सकते हैं। तो देखो पूरक, पूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, वे एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। संपूरक, संपूरक का मतलब होता है कि जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग यहां पर 90 डिग्री था, तो यहां पर कितना होगा, 180 डिग्री होता है, वे संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आ जाए कि जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, जैसे कुछ एक लिख दिए जाए, 45 डिग्री, 35 डिग्री, 65 डिग्री, 25 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री, या जैसे 45 डिग्री और 60 डिग्री। अगर आपको ये चारों ऑप्शन देकर के ये बोल दिया जाए कि इनमें से पूरक कोणों का युग्म कौन सा है और संपूरक कोणों का कौन सा होता है, लेकिन ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब होता है आकृतियां, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे हम आकृतियां। तो आकृतियों में देखो, एक तो होती है समतल आकृतियां, समतल, समतल आकृतियां, एक होती है त्रिविम आकृति, त्रिविम आकृतियां, या फिर आप जिसको बोल सकते हो 3D, इसको क्या बोल सकते हैं, 3D, या समतल में आप नॉर्मली ले लो 2D। देखो, समतल आकृतियां वो होती हैं जिनमें या तो लंबाई, जिनकी क्या हो, या तो लंबाई और चौड़ाई, समतल आकृतियों की क्या हो, लंबाई और चौड़ाई। और त्रिविम आकृतियां वे होती है जिनकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, या साथ में आप या तो बोल दो ऊंचाई, या इसको बोल सकते हो गहराई, ऊंचाई या गहराई, ये बात एक है। ये जिनमें आएगी वो आकृतियां 3D में होंगी। 3D जैसे हम समतल के एग्जाम्पल देखना चाहें, जैसे एक तो वर्त हो गया आपका, या आयत, या वर्ग, ये सब कौन सी आकृतियां हैं, समतल, या आप इसको बोल सकते हो द्विविमीय आकृतियां 2D में। त्रिविमीय आकृतियां कौन सी हो गई, जैसे आपका एक तो बेलन,
शंकु, क्योंकि शंकु में भी ऊंचाई आती है। बेलना, शंकु, ये सब क्या आपकी त्रिविमीय आकृतियां। तो समतल आकृतियां या फिर मतलब 2D या 3D कौन सी होती है, तो वो आपकी ये हो गई। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है बहुभुज। और बहुभुज में हमें कुछ एक बातें पढ़नी है। देखो बहुभुज, बहुभुज 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 होता है 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। और इसमें दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है कि ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, और एक होता है आपका अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। देखो उत्तल तो क्या होता है, उत्तल वो होता है कि वह बहुभुज जिसके सभी विकर्ण उसके अभ्यंतर में हो। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, अभ्यंतर में हो। अवतल बहुभुज का मतलब होता है जिसका विकर्ण उसके बहिर्भाग में हो। बहिर्भाग और अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, बहिर्भाग का मतलब होता है बाहर। जैसे हम देखना चाहिए आकृतियां कि जैसे ये एक आकृति बनाई गई है, ये तो है एक षटभुज, या फिर जैसे ये आकृति बना दिया जाए, और विकर्ण का मतलब होता है कि आप इन्हीं भी शीर्षों को मिला दो। कि जैसे यहां से इस वाले शीर्ष को मिला दो, या इसको मिला दो, या इससे मिला दो, इनसे मिला हुआ ही। आप चाहो तो इस वाले शीर्ष को जैसे इससे मिला दो, या इससे मिला दो, या इससे मिला दो, ठीक है। और इस वाले में देखो, जब आप इनको वैसे तो मिला रहे, लेकिन जब आप इन दोनों शीर्षों को मिलाओगे तो ये वाला विकर्ण कहाँ जाएगा, इसके बहिर्भाग, बहिर्भाग का मतलब होगा इसके बाहर चला गया। तो बाहर चला गया तो ये तो आपका हो गया अवतल बहुभुज, ठीक है। और इसमें सारे ही अंदर आएंगे, इसलिए आपका ये कौन सा हो गया, उत्तल। तो उत्तल बहुभुज और अवतल में अंतर ये होता है कि अवतल में कोई भी एक विकर्ण या दो, मान लो जितने भी विकर्ण बाहर जा रहे हैं, चाहे भले चाहे एक ही जाए, अगर ये कोई भी एक भी विकर्ण यदि उसके बहिर्भाग में चला जाए तो वो होता है अवतल। और यदि उत्तल यदि उसके सभी विकर्ण उसके अंदर ही हो। और हमारे पास एक सूत्र भी होता है, अगर आप चाहो तो विकर्णों की संख्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बात होगी यहाँ तक की बहुभुज की। अब हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम बहुभुजों के अंतः कोण कैसे ज्ञात करते हैं, बहिर्कोण कैसे ज्ञात करते हैं, विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट की क्लास में देखेंगे।